हाय बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ बातें करी थी कि क्या है फ्रिक्शन, कब आता है, कितने तरीके का है। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है दो रफ सरफेसेस की, जिसकी वजह से वे एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स which opposes the tendency of relative motion or the relative motion is called frictional force. So this force is called frictional force. That अब मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स भी दो टाइप के हैं। आपका पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको मैंने बताया था कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तब आता है जब टू कॉन्टेक्ट सरफेस हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बट दे आर नॉट इन रिलेटिव मोशन। सिंपल सी बातचीत है बच्चों कि जब उनके बीच में टेंडेंसी है पर relative motion हो नहीं रहा है, there is a tendency. For example, if this object is placed on a rough surface of mass m and I am applying a contact a force F, capital F, तो बेटा ये चला नहीं। अगर चला नहीं तो सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाया। तो एक ये इस समय जो फ्रिक्शन आ रहा होगा ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब एक बात बताई जाती है बच्चों आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन is a self adjusting force, is a self adjusting force। तो बेटा क्या होता है? वो फोर्स जो खुद से एडजस्ट होता है। अब खुद से कैसे एडजस्ट हो जाता है? यानी कि गिवन अप्लाइड फोर्स की कंडीशन देखते हुए अगर फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल ले तो हम कहेंगे कि आपका जो फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मान लीजिए मैं आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में तब लग रहा होता है जब सरफेस जस्ट अगर उससे थोड़ा सा फोर्स आपने और बढ़ा के लगाया तो मोशन में आ जाएंगे। यानी कि when the surfaces are at the verge of the relative motion, at this time the surface providing the maximum frictional force, and this maximum frictional force is called limiting friction। तो वर्ज ऑफ द मोशन है, इंपेंडिंग मोशन का पोज करता है लिमिटिंग फोर्शन फ्रिक्शन। इंपेंडिंग मोशन का बेटा मतलब ये है कि जस्ट मोशन होने ही वाला है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अब देखो बेटा कि आपका मान लीजिए एक अप्लाइड फोर्स है और मान लो इस बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें 10 न्यूटन चाहिए, यानी कि 10 न्यूटन से जरा सा ज्यादा होगा। अप्लाइड फोर्स 10.1 न्यूटन हो गया तो मान ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाएगा। सिंपल बात है, ये ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि सरफेस इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो भाई जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या इस समय सरफेस 10 न्यूटन का फोर्स दे रही होगी? भाई अगर ये 10 न्यूटन का इधर देगी तो आप सोचिएगा कि 1 न्यूटन का इधर लग रहा है, सरफेस 10 न्यूटन का इधर दे रही हो। ठीक, सरफेस इधर 10 न्यूटन का फोर्स दे रही है, 1 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 9 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स यहां आ गया। मतलब आपने धकेला किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ने आपको धकेल के फेंक दिया। ऐसा होता है क्या? अब भाई ऐसा हो कहीं तो वहां से भाग जाना, फ्रिक्शन कॉज नहीं होगा, कुछ और कॉज होगा, कोई और मैं बात नहीं बोलता, बाकी देख लो। तो बेटा ये 9 न्यूटन का फोर्स थोड़ी आएगा। तो सीधी सी बात है, ये 9 न्यूटन का बच्चों फोर्स नहीं आएगा। उस परिस्थिति में ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इन दिस सिचुएशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विल हियर इज द 1 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन। 1 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो सिचुएशन सोचो, आपने कहा कि इधर से नहीं चला, इधर से दिक्कत है, मैं पीछे से इसको धक्का दूंगा। आपने बेटा यहां से धक्का दिया,
अब ऑब्जेक्ट चला क्या? ऑब्जेक्ट ने कहा मैं फिर भी नहीं चलूंगा, क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स जो आपको कम से कम अप्लाइड कितना करना चाहिए था, 10 न्यूटन का कम से कम अप्लाइड करोगे, 10 से ज्यादा अप्लाई करोगे तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, लेकिन आपका अप्लाइड फोर्स उस मैक्सिमम फोर्स से कम है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फिर नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा इसका मतलब इतना ही, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गया। तो आप देखो फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर ली नहीं कर ली, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है नहीं चला, तो यानी कि 2 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आने लगा। मतलब आपका जैसे ही अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा बच्चों, वैसे ही आपका फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। और ये कंडीशन जो है समय द बॉडीज आर नॉट इन द रिलेटिव मोशन, they are not on the verge of the relative motion, but they has they have the tendency of relative motion। तो अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा। और आपका ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स चेंज हुआ, एंड डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सो हम वी कैन राइट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन depend on the direction and magnitude of the applied force। That's why static friction is a self adjusting force। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा कि द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो बेटा ये डेफिनेशन एक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे और भी चर्चाएं हैं तो इसे नोट करिए पहले स्क्रीन पॉज करके। चलो बच्चों और बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है कि आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो जिसकी वजह से कांटेक्ट सरफेस रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी रखती हैं उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर, उसकी डायरेक्शन के ऊपर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की खासियत है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैंने आपसे बातचीत करी थी। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द friction that come into the action when the object are at the verge of the relative motion। That's why this is the आपका क्या कहलाता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए ध्यान से समझिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट से कि क्या ये बात सही है, और उसका कंक्लूजन निकाल के हम इसमें लॉ के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो एक बात सोचिए, किस लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। मान लीजिए आपके पास एक 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, ये रफ सरफेस पे रखा है, ये रफ सरफेस पे बच्चों रखा है। 5 kg का ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा है। अगर मैं इसके ऊपर मान लो
10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट एट द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्ट सरफेस आ जाता है. So if I applied a 10 Newton external force, then this 5 kg block is at the verge of relative motion with respect to the contact surface. So this 10 Newton force, तो इस 10 न्यूटन फोर्स का इससे दैट इज द मैक्सिमम फोर्स है, जो मतलब ये मैक्सिमम फोर्स है. अब इतना इस समय इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और यह फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चों आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इस समय. ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्या ये हमेशा 10 न्यूटन रहेगा? मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक टेंडेंसी रखेगा रिलेटिव मोशन की, या इससे ज्यादा की भी सिचुएशन हो सकती है. सोचिए जरा, नोट करके इसे. तो बच्चों सोचा आपने, क्या ये हमेशा मतलब मैं इस पे 50 किलो का ही अगर ऑब्जेक्ट रख दूं, 50 किलो का ऑब्जेक्ट, तो भाई साहब क्या इस कंडीशन में भी मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये 50 केजी का ऑब्जेक्ट एट द वर्ज ऑफ द मोशन होगा, यानी कि रिलेटिव मोशन होने ही वाला होगा? आप सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं होता. आपने देखा, आप मान लो पुश कर रहे हो, हल्का सा ऑब्जेक्ट, खिलौना था, आसानी से चल गया. लेकिन आपने मान लो 50 किलो का बड़े बच्चे का खिलौना उठा के रख दिया, आप पुश कर रहे हो तो आप क्या कहते हो? अरे यार भारी है यार, ये खिंच नहीं रहा. ऐसी तो बोलते हो ना. यानी कि आपका उस समय वो फोर्स जो आपका मतलब जब आपका फ्रिक्शन फोर्स जब एट द वर्ज ऑफ द मोशन है या रिलेटिव मोशन में है ऑब्जेक्ट, वो फोर्स ज्यादा हो गया. यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है. क्या वेट पे डिपेंड कर रहा है? वेट पे डिपेंड कर रहा है. दिमाग से आती है, अच्छा भारी ऑब्जेक्ट है तो वेट पे डिपेंड कर रहा है. क्या कंक्लूजन को जरा ध्यान से सोचो. अब देखो, मान लो 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. 5 केजी का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दीवार से सटा हुआ था, थोड़ा सटा हुआ था लेकिन बहुत नहीं. आप ऐसे ही छोड़ दो, तुरंत नीचे गिर जाता. 5 केजी का हो, 5000 केजी का हो, बस दीवार से ऐसे सटा हुआ हो, सटा हुआ, मैंने कहा कि कोई दबा नहीं रहा, इसे सटा हुआ हो, तो ये ऐसे ही छोड़ोगे तुरंत नीचे गिर जाएगा. तो इस बात का मतलब बच्चों कहीं ना कहीं मुझको एक बात समझ में आई. क्या समझ में आई? कि मुझे ये समझ में आया बेटे कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये स्लाइड कर रहा है, लेकिन इस समय मतलब स्लाइड मतलब जस्ट कांटेक्ट में नहीं आया. आपने बस दीवार से सड़ाया, छोड़ दिया, हल्का फुल्का कांटेक्ट में आया तो आया, नहीं आया, वरना हम ये मान के चल रहे बिल्कुल एकदम करीब है पर कांटेक्ट में नहीं है. तो अगर कांटेक्ट में नहीं आया तो उस समय आपका कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया, फ्रिक्शन भी जीरो हो गया. जब यहां पर आपका कांटेक्ट फोर्स, अब आप देखें वेट जब बढ़ा, मास बढ़ने से वेट बढ़ा, उस कंडीशन में आपका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई. एक और एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, तो ज्यादा अच्छे से बेटे क्लियरिटी आएगी. आएगी आएगी बिल्कुल आएगी. कौन आएगी? क्लियरिटी आएगी, कुछ और नहीं आएगी. बहुत से तो इस बात से खुश हो गए, आएगी. हाँ चलो बेटे देखो, मान लो ये 5 केजी का ब्लॉक है, आप इसमें 10 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे होते, 10 न्यूटन से जरा सा भी बढ़ाया ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. अब मान लीजिए आपने इस पे क्या करा, अभी 10 न्यूटन फोर्स चाहिए जिससे जस्ट एट द वर्ज ऑफ द मोशन है. अब आपने क्या करा, आपने लिया और 100 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया. 100 न्यूटन का जैसे आपने फोर्स लगाया, क्या अब वास्तव में 10 न्यूटन ही फोर्स चाहिए होगा जिससे ऑब्जेक्ट जस्ट रिलेटिव मोशन में आने वाला होगा? सोच के देखो बच्चों, सोचिए इस बात को गहराई से सोचिए. नहीं. तो आपके ये 100 न्यूटन के फोर्स लगाने की वजह से देखिए क्या हुआ होगा. ये रफ सरफेस ऐसे है, ये रफ सरफेस ऐसे है, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2. जैसे ही आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चों, वैसे ही ये इंटरलॉकिंग जो है अंदर की, ये बढ़ गई. इंटरलॉकिंग बढ़ गई, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई. अब अगर देखें इसका एफबीडी इन मैं केवल वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की बात कर रहा है, तो एमजी आपने नीचे लग रहा है और आपका एफ फोर्स नीचे लग रहा है,
और ऊपर की तरफ आपकी लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एफ पे समहाउ डिपेंडेंट है। आप देखिए एन इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी। तो आपका अगर एफ इंक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, उस कंडीशन में आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द सरफेस। सिंपल बात। तो बेटे आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। ये पहला लॉ बनता है यहां से, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा मैं टॉपिक को चेंज कर लेता, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहला ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फ्रिक्शन बेटे जो आपका है ये नॉर्मल रिएक्शन के, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक नहीं, लिमिटिंग की बात हो रही है, कहीं कंफ्यूजन हो जाओ लिमिटिंग और स्टैटिक में। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अब इधर का बेटे मैं रब कर देता हूं, आगे समझो और डिटेल की बातचीत। क्या बात है, आसान सी। तो अब देखो, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, ठीक, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा ये। अब ये कोफिशिएंट किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कोफिशिएंट आपकी सरफेस कौन से टाइप की है, किस तरीके की है, सरफेस की ज्योमेट्री क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। खुरदरी सरफेस है, थोड़ी चिकनी है, सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये कोफिशिएंट आपका सरफेस किस टाइप की है इस बात पे डिपेंड करता। और इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि लेस देन 1 रहे, रहेगा तो पॉजिटिव ही, ये तो बात सभी को समझ में आती है। पर ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो। जैसे कि कार रेसिंग देखी होगी, तो कार रेसिंग के जो स्पेशल ट्रैक्स बनते हैं बच्चों, ये ट्रैक्स आपके जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये आपकी ग्रेटर देन 1 भी होते हैं। तो इसका जरूरी नहीं है, ठीक है, कि लेस देन 1 हो। अब बात करते हैं बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आप देखो म्यू बराबर होगा आपका फ्रिक्शन लिमिटेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन लिमिटिंग ये भी एक फोर्स है और नीचे वाला भी एक फोर्स है। तो आपका जो फोर्स ने फोर्स को मारा तो यहां पर क्या मिला, यूनिटलेस। यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। आगे की बात करते हैं, तो डायमेंशन भी देखें। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो पहला लॉ तो आप लोगों को समझ में आया, यहां से हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा। दूसरा
दूसरी बात क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन does not depend on the value of limiting friction does not depend on the area of contact until normal reaction, एक सेकेंड, until normal reaction remain same. आपकी अगर if there is no change in the normal reaction, then in that case the value of limiting friction does not depend on the area of contact, यानी कि कितना एरिया कांटेक्ट में है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब तक कि आपकी नॉर्मल रिएक्शन हर एक केस में सेम है. अगर मान लीजिए कोई ज्यादा एरिया कांटेक्ट में, कोई कम एरिया कांटेक्ट में, लेकिन हर एक केस में नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है तो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, आसान बात है ना एकदम समझने के लिए. ये एक और लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, तो इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद थोड़ी सी और बातचीत करते हैं बच्चों. अब बच्चों देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है. एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन अगर एफ एस है तो इसकी वैल्यू हमेशा छोटी या बराबर हो सकती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के. तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, अब बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है सोचो. when there is a relative motion between the contact surfaces with respect to each other, in that case the force, the frictional force which come into the action to oppose this relative motion is called kinetic friction. जब कभी भी दो जो कांटेक्ट सरफेसेस है आपस में जो कांटेक्ट में है, ये रिलेटिव मोशन रख रही है, टेंडेंसी नहीं, रिलेटिव मोशन ही हो रहा है, स्लाइड कर रही है, ये ऐसे 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 करके स्लाइड कर रही है. इन दैट केस जो बच्चों आपका ये जो इस तरीके से जब ये स्लाइड कर रही हैं, तो स्लाइड करने पे अपोज करने के लिए, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है हम उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. तो एक बार डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो बच्चों कमेंट में मुझे बताना, है ना. तो इसकी हम लिख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है. when two contact surfaces are in relative motion with respect to each other, then the force of friction which comes into the action to oppose this relative motion, बेटा लिखते रहना साथ ही साथ, this relative motion is called kinetic friction.
ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक बार देख लेते हैं कहीं कोई एरर ना हो। व्हेन टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, in the in that case in the, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, in that case the force of friction, in that case the force of friction which comes into the action to oppose this relative motion is called kinetic friction। तो बेटा ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। आई होप राइटिंग वगैरह मेरा सही है, अच्छा लिखता हूँ यार, साफ है, काफी साफ है। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन, कमेंट में बता देना यार। आगे की बात सुनो भाई, ये हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो गई। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के भी कुछ लॉज हैं, सेम लॉज हैं, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। क्या पहला लॉ है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स, और हम ज्यादा अच्छे से कहें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सेम है, प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और वही बातचीत है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं बदल रही है तो आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो नहीं चेंज होगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अब डिफरेंट टाइप के भी हैं आपके फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन अलग है, ट्रांसलेटरी फ्रिक्शन अलग है। तो जैसे जैसे टॉपिक में बच्चों बढ़ते जाएंगे हर एक की बात करेंगे, अभी रोलिंग वोलिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड आप लिख सकते हो, आई होप लिख लोगे। if the value of normal reaction is not changing, in that case the value of kinetic friction does then the value of kinetic friction does not depend on the area of contact। आसान से लिख सकते हो, सिंपल बात है, लिख लेना अपने हिसाब से। और यहां से बेटे इस वाले से कंक्लूजन जो आता है आपका, वो आता है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और म्यू के जो आपका है ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटे, ये हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम और चीजों को जानते हैं, आप लोग पहले से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम देख रहे हैं ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो कैसे देख रहे हैं कि आपका ये एक सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस पर जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स F लगाता हूं, तो जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा हूं तो ये अप्लाइड फोर्स है बेटा मेरा, और इस अप्लाइड फोर्स की मैं धीरे धीरे वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो जीरो से लेके आगे तक बढ़ाता जा रहा हूं। तो डिफरेंट केस में कैसा ग्राफ बनेगा ये देखना चाहते हैं। तो पहले हम दो एक्सिस आपका देखिए, डिपेंडेंट कौन सा होगा, डिपेंडेंट तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इंडिपेंडेंट आपका अप्लाइड फोर्स होगा। तो आपका F अप्लाइड मैंने यहां रखा और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों यहां रखा, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब जब आप कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहे हो, सोच के देखो तो क्या उस समय कोई फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? भाई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, जीरो अप्लाइड फोर्स है, तुम कह दो सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई अगर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, और ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो इधर की तरफ लगाया तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा भाई, कोई फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब फ्रिक्शनल आपने कुछ नहीं लगाया तब भी ऑब्जेक्ट चल रहा। ऐसा अगर हो रहा हो ना बच्चों, फ्रिक्शन नहीं है वहां, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ और है। तो बेटे यहां पर हम ये बात समझते हैं कि आपका अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है। अब आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन 1 न्यूटन का या 2 न्यूटन का लगाया, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मैं कह रहा हूं 10 न्यूटन है,
तो आप जितना जब तक 10 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं जब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की सिचुएशन है तब तक आपका अप्लाइड फोर्स रहता है इक्वल टू दी एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स के। तो इस केस में आपकी कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। अब मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू थी, अब जो ये है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है ये। इस पॉइंट के बाद जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो ये जो आपका इस टाइम पे ये जो फ्रिक्शन होगा ये आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बेटे। अगर आपसे मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स वाला ये फॉलो कर रहा है, तो इसका स्लोप आपका टेन थीटा, जितना आपने अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसलिए 45 डिग्री का स्लोप होगा। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, आपने देखा भी होगा कई बार कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, पुश करे जा रहे हो करे जा रहे हो, नहीं चली नहीं, और तेजी से पुश किया और एक बार चल पड़ी। जब जब वो एक बार वो चल पड़ी उसके बाद आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता चलाने के लिए जितना आपने जब मोशन में लाने के लिए उसे लगाया था। या मैं कहूं कि ये मैक्सिमम फोर्स रहता है, इसके बाद आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो घट जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद। तो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स जैसी बढ़ाओगे वैसे आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। अब इसका कुछ शार्प पॉइंट तो नहीं होता, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं ये कम हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट चलने लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा ये कर्व नहीं होता, लेकिन क्लियरिटी रहे डायग्राम में इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। अब आपका यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे था, तो यहां से यहां तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन रहेगा, और इसके आगे आपका जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में आ गया तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक्शन में आ गया। तो आप याद रखिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है म्यू के, वो लेसर देन आपके लिमिटिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस लिमिटिंग फ्रिक्शन में होता है। कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो कह देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। वैसे भी इसकी बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये आपका ग्राफ बन गया अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में और इस कंडीशन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा होता है बेटे, ये आ रहा होता है म्यू के एन, और यहां पर जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे स्टैटिक है, इसमें कुछ नहीं छुआ छेड़ी करोगे, ये वैल्यू जो है केवल इसकी बात कर रहा हूं, ये वैल्यू आपकी होती है म्यू एस एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, इसे बना लीजिए, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है अभी स्क्रीन पॉज करो, टाइम लिखो और कमेंट में लिख दो। तो बच्चों अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगा ये किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपके पास दो सिचुएशन है, सबसे पहले एक स्टैटिक फ्रिक्शन की हो सकती है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये मान लीजिए कि अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा होता रिलेटिव टू द कांटेक्ट सरफेस, उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना दें, आपका आंसर सही रहेगा। अब बात आती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे देखें। तो एक इसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बेटा इस तरीके से। अब इस पे 1 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स, और इस पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड से इधर है। 1 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब आपको देखना है डायरेक्शन ऑफ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, पहले ये देखो। काइनेटिक फ्रिक्शन है बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस,
तो हमें डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देखना है। तो ये डायरेक्शन देखने के लिए क्या ये मैं फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं बनाऊं फ्रिक्शन यहां पर, जरा ध्यान से सोचो, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, दिस रिलेटिव स्लाइडिंग ऑफ द एम ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इसको अपोज करेगा। तो आप देखें ये नीचे वाली सरफेस तो फिक्स्ड है, तो आप सरफेस पे ऐसे लेट के देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे कि आप तो स्टेशनरी हैं, ठीक है, और ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका ये जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट टू दिस आएगा। ठीक, एक और केस देखते हैं। एक ब्लॉक है, ये दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसे ब्लॉक ए कहा, ब्लॉक बी कहा। ब्लॉक बी की जो ग्राउंड में वेलोसिटी है ये आपकी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है। ब्लॉक ए की जो ग्राउंड पे वेलोसिटी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इनके बीच में ये जो सरफेसेस हैं ये सरफेसेस रफ सरफेसेस हैं। तो इनके बीच में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों, उसकी डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं कि ब्लॉक बी पर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक ए पर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मुझे बी पर देखना है तो मैं ए के रिलेटिव जिस सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उस एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देखें। तो मैं ब्लॉक बी का मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए देखूंगा तो वीबीए, यानी कि ए पर मैं ऑब्जर्व करूंगा, ए पर खड़े होके या लेट के जैसे चाहूं तो ऑब्जर्व करूंगा तो वीबीए। तो ये क्या हो जाएगा आपका वीबी माइनस का वी ए, वीबी है 2 -4 माइनस का 2, यानी कि रिलेटिव टू दिस सरफेस ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं बात करूं इस वाले की तो इस पे क्या हो रहा होगा, तो मुझे देखना है फ्रिक्शन ए पर, तो मैं निकालूंगा बी से ऑब्जर्व करूंगा। अब मैं मुझे ए पर देखना है तो मैं बी के रिलेटिव ए के मोशन को डिफाइन करूंगा, दैट इज वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए इज 4 माइनस 2 तो 2। तो मुझे बी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसके रिलेटिव मोशन को दैट इज वी बी वी ए बी, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा और ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को निकालते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक की जितनी भी बातें हैं सारी क्लियर होंगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर बताइएगा कमेंट में। अभी मैं चलता हूं। जय हिंद।